सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं आपको साइंस साइंस में आपको हम कुछ यूनिक चीज़ें बताने वाले हैं। यहाँ यूनिक का मतलब है कि हम आपको आज ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा साइंस का। ये फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10 साइंस का। तो आज हम आपको फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट ही लेसन है हमारा। लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को अच्छे से हम समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और आशा रहेगी मेरी कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी हेडिंग हम यही बना देते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम कुछ करेंगे हिसाब से अपने। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है हमारी? तो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हमारी क्या चीज़ है? तो केमिकल रिएक्शन को हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए। तो इसका एक उदाहरण भी है, जैसे कि हमने जल को लिया और ऑक्सीजन को लिया तो बनता है हमने हाइड्रोजन को लिया और ऑक्सीजन को लिया तो बनता है हमारा जल। ठीक है, तो जल बनता है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे करके लिखा भी है कि जल बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रही है। नए गुणधर्म वाले पदार्थ कौन है भाई साहब? नए गुणधर्म वाला पदार्थ कौन है? नए गुणधर्म वाला पदार्थ हमारा कौन है भाई साहब? तो जल है, H2O है। यहाँ पे जल मतलब कि दो अणु H2O के बन रहे हैं, दो अणु जल के बन रहे हैं, ठीक है, दो अणु हमारे जल के बन रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं भाई साहब? जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि वायु के संपर्क में आने से जंग लगना, आग जलना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, हम जो श्वसन मतलब कि हम जो श्वसन करते हैं, मतलब सांस करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो ये सभी हमारी क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं ही होती हैं। तो अब क्या समझेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचानेंगे कैसे, ये हम बताएंगे। ये NCERT बेस्ड, NCERT पूरी की पूरी NCERT से मैंने ली है। तो ये आपके पेपर में 100% पूछे जाते हैं इन्हीं के अंदर से, इन्हीं क्वेश्चन से। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है हमारी? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसे निम्नलिखित लक्षण द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित लक्षण द्वारा उसे पहचाना जाता है। तो लक्षण कौन से हैं हमारे? तो लक्षण कौन से हैं? तो जैसे गैस का निकलना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन हो जाता है, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन। तो ऐसी सभी चीज़ें हमारी देखने को मिलती हैं जब हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करते हैं, तब ऐसी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं उसमें। ठीक है, तो इसी के ज़रिए हम पहचान करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण को देख लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को देख लेते हैं हम लोग। केमिकल इक्वेशन क्या है हमारी? तो केमिकल इक्वेशन को देख लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, मतलब कि रासायनिक समीकरण। क्या चीज़? रासायनिक समीकरण। आप हेडिंग डाल लीजिए। तो रासायनिक समीकरण आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले आप रासायनिक समीकरण एक हेडिंग डालें तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण आप समझ गए होंगे। तो रासायनिक समीकरण दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक होती है संतुलित, एक होती है कंकाली। अभी आपको आगे दिखाते हैं हम। ओके, आगे आपको हम दिखाते हैं। तो क्या है? शब्द समीकरण, संकेतित समीकरण। तो ये दो प्रकार की हैं, ये NCERT से है। प्राइवेट में इनको दूसरे तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है, तो शब्द समीकरण क्या होता है?
तो हम शब्द समीकरण को देखेंगे। तो शब्द समीकरण हमारी क्या होती है? तो शब्द समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को शब्द व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप क्या हो गए होंगे भाई साहब, समझ गए होंगे, इतनी चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इक्वेशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन देख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है, एक सेकेंड हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन हमारी क्या है उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आप सभी को पता है, आप सभी ने देखा है, आप सभी ने किया भी होगा, हो सकता है, ओके। तो इस प्रकार समीकरण को लिखा जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और इसमें उत्पाद और अभिकारक भी आपको अभी बताएंगे कि इसमें उत्पाद कौन है। हालांकि आगे अभी हमारा टॉपिक आएगा उत्पाद और अभिकारक वाला, लेकिन मैं यहीं पे हो सकता है आपको बता दूं, चलो बता ही देता हूँ। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसे हम अभिकारक कहते हैं और इसे उत्पाद कहते हैं। जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ही आपको बता देते हैं। तो ये जो हमारा है MgO, ये जो दोनों है, तो इसे हम उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद, ठीक है। और ये जो है हमारा, इसे अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक, ठीक है। तो ये अभिकारक कहलाता है हमारा, ओके। तो उत्पाद और अभिकारक आप समझ गए होंगे। चलो आगे अभी बता ही देंगे। देखो हेडिंग भी आ गई हमारी, अभिकारक हेडिंग आ गई हमारी, रिएक्टेंट, है ना। तो संकेत समीकरण है ये। संकेत मतलब कि हमने वहाँ पे आपको बताया था लिख के, लेकिन यहाँ पे संकेतों के रूप में लिखी। जैसे Mg लिखा तो संकेत लिखा, O लिखा तो संकेत लिखा, MgO लिखा तो संकेत लिखा। जैसे Mg क्या कहते हैं? मैग्नीशियम, Mg क्या कहते हैं? मैग्नीशियम, O क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, और MgO क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे ही हमने ऊपर भी कुछ लिखा था। तो यहाँ पे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यही तो है भाई साहब। तो हमने जो यहाँ पे लिखा है वही संकेत के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्रों के में व्यक्त करना समीकरण कहलाता है। तो ये हमारी समीकरण बनी। क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं तो ये हमारी समीकरण नहीं कहलाएगी, क्योंकि समीकरण में अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हमारी बात आ जाती है कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के भाग, है ना। तो अब भाग कितने होते हैं भाई साहब? 2 प्रकार के होते हैं। भाग कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। यहाँ पे लिखा भी होगा उत्पाद, ठीक है, या फिर इसे प्रतिफल भी कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, है ना। उत्पाद क्या होता है? प्रोडक्ट होता है भाई साहब, ठीक है। तो इसमें जो आप ये इतना पार्ट देख रहे हो, मैंने बताया था कि क्या इसे अभिकारक कहते हैं और ये उत्पाद कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको बता भी दिया गया है, ठीक है। तो MgO उत्पाद है जो मैग्नीशियम और O2 मतलब कि ऑक्सीजन के भाग लेने से नए पदार्थ बनाता है, नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। अब अभी आप जो अगर समझ नहीं पाएंगे तो आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अब ये टॉपिक ही आ गया है उत्पाद और अभिकारक वाला टॉपिक ही आ गया हमारा। तो आपको इसके बारे में हम अच्छे से बता ही देते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है हमारा, ये क्या चीज़ है? उत्पाद है। क्या है भाई साहब? उत्पाद है हमारा। क्या है? उत्पाद। अरे पेन हमारा थोड़ा काम नहीं कर रहा है अभी, लेकिन कोई बात नहीं है, उत्पाद है, आप समझ लेना, ठीक है। और जो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी हमने आपको गलत बता दिया। यहाँ पे ये अभिकारक है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा बना, ये उत्पाद होगा। क्या होगा? ये उत्पाद होगा। ये मुझे लगता है चलने नहीं, लिखने नहीं देगा। ये हमारा क्या है? उत्पाद है, ओके। और ये हमारा क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है, ओके। तो आप समझ लेना, अभिकारक और उत्पाद आप समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा पेन आज थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, ओके। तो अब हम जानते हैं आगे की क्रियाविधि कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कितने हो सकते हैं भाई साहब? वैसे तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ
क्या होता है, निश्चित नियमों का पालन किया जाता है, कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाता है, कुछ निश्चित। बाकी जैसे कि हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उसका कुछ नियम होता है, उसी के हिसाब से करते हैं, तो इसका भी कुछ नियम होता है, ये उसी के हिसाब से लिखे जाते हैं। ओके, तो अब हमारा आता है यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो एक सेकेंड, अब आ जाता है हमारा अभिकारक को उनके संकेत या मतलब अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन मतलब धन चिन्ह मतलब कि प्लस का चिन्ह, धन चिन्ह मतलब कि प्लस का चिन्ह दिया जाता है। उत्पाद को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण की दाईं ओर लिखा जाता है। ओके, तो उत्पाद के सूत्र के बीच धन, ये तो आपको पता है, और गिग्सॉफ का भी चिन्ह लगाया जाता है उनके मध्य। जैसे हमने लिखा Mg प्लस लिखा Cl, तो गिग्सॉफ बनेगा हमारा MgCl, है ना, गिग्सॉफ बनेगा हमारा MgCl, तो है ना, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है आपको। ओके, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे जिंक के बीच प्लस का चिन्ह, फिर उसके बाद दूसरा आयन हमारा दूसरा, ठीक है, फिर गिग्सॉफ, फिर ZnSO4 मतलब कि जिंक सल्फेट, और प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन गैस है तो ये बाहर निकल जाएगी, तो ऐसा कुछ चिन्ह बनना चाहिए, ऐसा आप बना दें तो एग्जाम में ठीक ना मार्क्स मिलेंगे। तो अभिकारकों के सूत्र के बीच धन चिन्ह, अभिकारकों के सूत्र जैसे कि हमने आपको बताया, तो अभिकारक का सूत्र क्या है, यहाँ पे अभिकारक का सूत्र क्या है, ये है, तो ये अभिकारक का सूत्र है ना हमारा, ये अभिकारक का सूत्र है, तो इनके बीच धन चिन्ह, तो ये अभिकारक का सूत्र है और इनके बीच में हमने धन चिन्ह लगा दिया, इनके बीच में हमने क्या लगा दिया भाई साहब, धन चिन्ह लगा दिया, मतलब प्लस का चिन्ह लगा दिया, ओके। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ क्या है, ये देखो यहाँ पे बताया भी गया है बाईं ओर तो अभिकारक के सूत्र के बीच दाईं मतलब प्लस का चिन्ह, तो बाईं ओर है, इधर बाईं ओर है, तो इनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया गया हमारा। अब दाईं ओर क्या है, गिग्सॉफ का चिन्ह लगाया गया, और फिर उनके बाद प्लस का चिन्ह लगाया गया, क्योंकि गैस थी वो निकल जाएगी, उड़ जाएगी। ओके, तो अगली चीज़ हम देखते हैं, अगली चीज़ क्या देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारीपूर्ण बनाना, रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारीपूर्ण बनाएंगे, तो रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए पदार्थ के संकेत, तो ऐसे जो होता है हमारा स्लैश का सूत्र के ठीक आगे कोष्ठक के ठोस लिए S, द्रव के लिए, मतलब द्रव के लिए S लिखेंगे हम, गैस के लिए मतलब यहाँ पे L है जो, एवं गैस के लिए तो L लिखेंगे गैस के लिए। ओके, समझ में आई आपको बात। तो गैस के लिए सिंपल है कि आप G भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गैस के लिए ज़्यादातर ठीक है G, है ना, तो G आप लिख देना। ओके, तो गैस के लिए देखो यहाँ पे हमारा करके भी दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो जिंक क्या है भाई साहब, जिंक क्या द्रव है, नहीं ठोस है, तो ठोस के लिए S प्रयोग किया जाता है। जिंक क्या है भाई साहब, ठोस है, तो ठोस के लिए S का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे H2SO4 जो है, H2SO4, तो H2SO4 क्या है भाई साहब, यहाँ पे AP लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये पता है आपको, जलीय विलयन है, क्या है, जलीय विलयन है ना। H2SO4 जलीय विलयन है, क्यों जलीय विलयन है, जैसे H2SO4 में देखें तो हमें H भी मिल रहा है, H2 भी मिल रहा है, और ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो ये जलीय विलयन हो जाता है, ठीक है। तो अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त चिन्ह गिग्सॉफ के ऊपर मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप, गिग्सॉफ लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर या नीचे दाएं ताप सांद्रण उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देशन किया जाता है, ओके। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपके पास दिखाया भी गया है, मैंने दिखाया भी आपको कि कैसे आप लिख सकते हो, किस प्रकार से आप लिख सकते हो, किस प्रकार से आप कर सकते हो, किस प्रकार से आप यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो। अभिकारक होता है, फिर बाद में उत्पाद होता है, तो ताप होता है और उत्प्रेरक होता है, ये चिन्ह इसी चीज़ को दर्शाता है,
ये जो चिन्ह है हमारा इसी चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो कुछ मेन पॉइंट है उनको आप ही पढ़ के समझ सकते हो, तो इनको बताइए तो मैं छोड़ दूँ, अन्यथा बता दूंगा। ठीक है, तो ये मेन बुलेट पॉइंट है, इनको आप ज़रूर पढ़ लेना। ये जो मेन बुलेट पॉइंट है हमने जो एरो बना के ऐसे लिखा है, तो ये हमारे मेन बुलेट पॉइंट होते हैं। ओके, आप समझ लेना। ओके, तो ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 से 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के अंदर? 2 से 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, 2 से 3 मार्क्स के अंदर। हो सकता है 4 नंबर का भी आ जाता है कभी कभी, 4 नंबर का और 6 नंबर का भी आ जाता है। कितने का? 6 नंबर का भी आ जाता है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, या फिर इनको बता ही दें कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह लगाते हैं। तो मैंने आपको ये सभी चीज़ें बुलेट पॉइंट जो लिखे हैं यहाँ पे, वो मैंने आपको पहले दिखा दिया। देखो, जैसे कि यहाँ पे ये वाला चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, ये वाला चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, ये आपको 10th में ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा, 12th का है, 12th का है नहीं, मतलब पढ़ने को 10th में बहुत कम मिलता है। ओके, तो इस चिन्ह का मतलब है कि इस पदार्थ से ये पदार्थ बन जाएगा और इस पदार्थ से ये पदार्थ बन जाएगा। तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं लिखी हुई हैं। ये रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, यह गैसीय अभिकारकों और उत्पादों के अपेक्षित आयन की जानकारी देता है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसको देख करके आप समझ सकते हो। रासायनिक समीकरण के लाभ कौन से हैं, ये आप देख सकते हो। निम्न प्रकार से लाभ होते हैं, जैसे इससे समय एवं कागज की बचत होती है, समय और कागज की बचत होती है। रासायनिक समीकरण की सहायता से उत्पाद की एक निश्चित मात्रा में निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के लिए द्रव्यमान में गणना ठीक से की जाती है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं, इसके लाभ हैं। तो अब आते हैं हम रासायनिक समीकरण की सीमाओं पर, कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं कौन सी होती हैं भाई साहब। तो ये सीमा होती है कि रासायनिक समीकरण, एक सेकेंड, कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता ज्ञात नहीं होती। ओके, ये बुलेट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? बुलेट पॉइंट है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के तीव्र या मंद होने की दर का पता नहीं चलता। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया का पूर्वता का पता नहीं चलता। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? ये हैं पूरे 8, लेकिन आपको 6 करने हैं। आपको कितने करने हैं भाई साहब? 6 करने हैं। कितने भाई साहब? 6 करने हैं। आपको पूरे के पूरे 6 प्रकार याद करने हैं, जैसे संयोजन, वियोजन, जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ उनको देख लेना। एक सेकंड, मैं ऐसे नहीं, मैं टिक लगाऊंगा इस पर ब्लैक से, तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेप और ऊष्माक्षेपी। वैसे ये 2 भी आ सकती हैं, लेकिन ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये 6 जो है आपकी, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इनको आप लिख लेना। तो इनकी परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। तो मैं इनको फटाफट से बताते हुए चलूँगा, क्योंकि ये बहुत आसान अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि संयोजन, तो संयोजन से आप समझ रहे हो कि जिनका संयोग होता हो, जिनका योग होता हो, जिनका योग होता है, वो संयोजन अभिक्रिया होती हैं। जैसे एक उदाहरण की सहायता से हम आपको समझाएंगे, मतलब कि वह अभिक्रिया जिसके 2 या 2 से अधिक पदार्थों का योग होता है, तो परस्पर एक पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ, जैसे कि मैंने बनाया एक है, क्या बना दिया मैंने, एक डेफिनेशन बना दिया, एक परिभाषा बना दिया। ऐसे आप भी बना सकते हो, जैसे A + B मिलके बन गए हमारे AB। ठीक है, AB बन गए। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे कि हमने ये देखो यहाँ पे दिया भी है, जैसे C + O2 मिलके बनता है हमारा CO2। क्या बनता है? CO2, यहाँ पे दे रखा भी है। तो ऐसे ही हमारी ये संयोजन अभिक्रिया होगी, मतलब जिनका योग होता हो। ये देखो, जल बनाना, ठीक है, और चूना पानी, है ना, बुझा चूना बनाना। तो ऐसी चीज़ें, मतलब चूने में पानी डाल दोगे तो बुझा चूना हो जाएगा वो। ओके, आगे में पानी डाल दो तो आप बुझी आग हो जाएगी, आग तो आग रहेगी। ठीक है, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ओके,
तो वियोजन या अपघटन करिए। वियोजन से पता चल रहा है कि जिनका वियोग होता हो, मतलब कि उदाहरण आपको मैं दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जल था, क्या था? जल था। एक सेकंड यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था? जल था, H2O। तो इनको अलग करोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी उल्टा समझ लो इसका, अभी उल्टा समझ लो। जैसे कि हमें ये कोई उत्पाद दे रखा है, सॉरी अभिकारक दे रखा है और ये उत्पाद बन रहा है, तो ऐसे समझ सकते हो आप। मतलब कि यहाँ इसी अभिक्रिया से आप समझ सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम अलग हो जाता है, और यहाँ पे बस क्या हो सकता है कि ये जो गिब्स ऑफ का चिन्ह है ये ऐसे हो जाएगा, बस खत्म। ये देखो यहाँ पे दे हो सकता है, दे भी रखा हो, हाँ ठीक है। ये ऊष्मीय वियोजन की दे रखा है। तो 3 प्रकार की वियोजन भी होती हैं, ऊष्मीय वियोजन, अपघटन, है ना, विद्युतीय वियोजन। तो जो अब मैं आपको ऊष्मीय वियोजन जो ऊष्मा से अलग हो, जैसे धूप में पानी को रख देते हो तो धूप कभी कभी भाप बन के, कभी कभी क्या भाप बन के उड़ जाता है, नदियों से तालाबों से भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, जिसके कारण हमारे वायुमंडल में पानी इकट्ठा होकर के बारिश होती है ना। मतलब ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो अगर ऊष्मा से वियोजित हो रहा है तो ऊष्मीय वियोजन। तो ये अभिक्रियाएं देखो आप, ये अभिक्रियाएं बस याद रख लेना, बस बहुत है आपके लिए। ये अभिक्रियाएं बस याद रख लेना, बहुत है आपके पास। अब आ जाता है हमारा विद्युतीय वियोजन, मतलब जो विद्युत से, जैसे कि ये देखो जल का अलग होना। जैसे कि आप क्या करते हो, हीटर लगा देते हो एक, जैसे ठंडियों में हीटर लगा के पानी गर्म करते हो लाइट से, तो वैसे NaCl मतलब नमक, है ना, तो ये भी विद्युत से अलग हो जाता है। और प्रकाशीय वियोजन, मतलब जो प्रकाश, मतलब सूर्य के प्रकाश से वियोजित होता है, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जो देख सकते हो क्या लिखा है? अपघटन अभिक्रियाएं, ओके। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा से मतलब कि गर्म करके उनको अलग किया जाता है, तो ऊष्मीय वियोजन। और ये जो हमने दो आपको बताई ये सेम चीज़ है, प्रकाशीय वियोजन और ऊष्मीय वियोजन। ओके, तो ये अब तो अभिक्रियाएं याद कर लेना, सबकी दो दो अभिक्रिया हैं वो याद कर लेना, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक दूसरे को विस्थापित कर देता है, जैसे कि Fe है तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि NaBr है तो NaBr, तो फिर क्या बन जाएगा? मतलब कि NaCl बन जाएगा और Br को अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन ने Br को विस्थापित किया, ठीक है। और Fe ने CO को विस्थापित किया, मतलब कॉपर ने, मतलब लोहे, Fe मतलब लोहे ने कॉपर को विस्थापित किया, है ना। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो अदला बदली होती है, जैसे कि A है तो Ad बन जाएगा और Cb बन जाएगा। मतलब कि हमारा यहाँ पे उदाहरण दे भी रखा है, जैसे NaCl है, हमारा क्या है? NaCl, ठीक है। NaCl प्लस क्या है? AgNO3, अरे लिख जा, AgNO3 है, ठीक है। और गिब्स ऑफ करके बना है हमारा ये वाला जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये NaCl है। ये जो NaCl है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये जो Na है और Cl है, तो फिर यहाँ पे जो Na है तो वो Ag के साथ रिएक्शन कर लेगा, Ag के साथ। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो Ag है, जो यहाँ पे Ag है ये, तो ये क्या बन जाएगा? Ag के साथ रिएक्शन, क्योंकि AgCl तो पहले था नहीं, NaCl था पहले, तो AgCl हो गया और यहाँ पे AgNO3 का NaNO3 हो गया। ये कुछ अभिक्रियाएं हमारी हो जाती हैं। तो ये अभिक्रियाएं मेन अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, जिनको आप पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है। तो क्योंकि हमारा पेन अच्छे से चल नहीं रहा है इसलिए राइटिंग थोड़ा बेकार आ रही है, और हो सकता है कि कहीं कहीं पर कुछ लिख भी नहीं रहा है, तो वो थोड़ा आप मतलब मैनेज कर लेना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ जाती है अवक्षेपण अभिक्रिया आ जाती है, ठीक है। इंग्लिश में भी याद कर लेना, हो सके तो इंग्लिश में याद कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि हिंदी मीडियम से हो आप। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोई उत्पाद ठोस के रूप में विलयन के पृथक हो जाता है, पृथक होने वाली ठोस पदार्थ अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ उदाहरण हैं, इनको आप, मैंने जैसे कि बताया, तो इन 6 अभिक्रियाएं भी इम्पोर्टेंट है आपकी। जैसे ऊष्मीय अवक्षेपी वे अभिक्रियाएं जिनमें
अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्मीय अवक्षेपी कहलाती है। तो इसमें ऊष्मा निकलेगी कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ऊष्मा ही तो है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ऊष्मा ही तो है। तो यहाँ पे भरने वाला भी है, तो ठीक है। अब क्या आ जाता है? ऊष्मीय अभिक्रियाएं। ऊष्मीय अभिक्रियाएं, तो ऊष्मीय अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्मीय अभिक्रियाएं, तो ऊष्मीय अभिक्रियाएं भी हमने बता दी थी आपको, ठीक है। अपचयन एवं ये सभी चीज़ें उदाहरण से आपको बता दी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि अपचयन और ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हो रहा है CO और CO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। C+O2 लिखा था यहाँ पे, एक सेकेंड, C+O2 लिखा था यहाँ पे, एक सेकेंड, C+O2 लिखा था यहाँ पे। तो CO2 बन गया, CO2 बन गया। तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब? ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण, ओके, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, ओके। ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा भी है ऑक्सीजन का संयोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ संयोग हो रहा है, तो हाइड्रोजन का हो रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो ये सभी अभिक्रिया हमारी कैसी कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण न कह के अपचयन आप कह सकते हो। ऑक्सीकरण एवं अपचयन दो है, ओके, समझ गया। दूसरी अभिक्रिया है हमारी अपचयन, है ना, अपचयन और अवकरण। तो ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट हम देख रहे थे, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन एवं अपचयन, जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे दोनों साथ साथ हो रही है। यहाँ पे देखो, ये इसके कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, तो H2O बना लिया। H2O और Cu अलग हो गया भाई साहब। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, Cu अलग हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीकरण एवं अवकारक, ऑक्सीकरण एवं अवकारक तो ये है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तब कहा जाता है कि वह पदार्थ ऑक्सीकृत या अपचयित हुआ है। इसे विपरीत, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब कहा जाता है कि वह पदार्थ अवकृत, अपचयित हुआ है, ओके। जो अपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है वह ऑक्सीकरण कहलाता है। जो ऑक्सीजन के ह्रास के लिए होता है वो उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उदाहरण। ये उदाहरण हमारा, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, तो ये हो गई ऑक्सीजन की वृद्धि। तो उपचयन और ऑक्सीजन का हृदय, तो अपचयन, ओके। अपचयन उपचयन समझ होंगे आप, अपचयन और उपचयन समझ होंगे आप, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव, ये कुछ पूछ नहीं जाता। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं एंड, और आगे का जो बचा है वो लंबी हो गई थोड़ी क्लास, तो आगे का जो बचा है उसको हम कल देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 में देखेंगे, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय।